हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज हम पंजाब के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि आज जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट हम देखते हैं पंजाब को, वो किस तरीके से फॉर्म हुआ है। हम उसकी एंशियंट हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, मिडाइवल मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, साथ ही में हम इसके ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे और इस लेक्चर के अंदर हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और फेस्टिवल और कल्चर के बारे में देखेंगे। यानी आज हम पंजाब को पूरी तरीके से कवर करेंगे। अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सभी को पता है कि पंजाब जो है इंडिया के नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट पे लोकेटेड है। ओके, और ये है हमारा पंजाब का मैप। सबसे पहले पंजाब को समझेंगे कि आखिर पंजाब एक स्टेट कैसा है। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां पर 5 इंपॉर्टेंट रिवर्स जो कि इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो पंजाब से होकर इंडस वैली सिस्टम को ज्वाइन करती है। इसके बाद अगर पंजाब की हिस्ट्री की यहाँ पर बात की जाए तो वो भी काफी रिच और कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है। हम जब एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पंजाब की कितनी लंबी हिस्ट्री रही है, तब जाके ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना है। वहीं अगर हम कल्चर के बारे में जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वाइब्रेंट कल्चर्स हैं और प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पर काफी चैलेंजेस और डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अब एंशियंट पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। 3000 BCE से 500 BC का जो पीरियड है उसे एंशियंट पीरियड कहा जा रहा है पंजाब के अंदर, जिसे आज हम पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन। पंजाब वाज होम टू वन ऑफ अर्लीस्ट अर्बन सोसाइटी, द इंडस वैली सिविलाइजेशन 300 BC। यानी एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। हम सभी जानते हैं जब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा था तो पंजाब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो कि एक अर्बन सोसाइटी थी और अर्लीस्ट अर्बन सोसाइटी थी, जो कि 3000 BC का पीरियड था। तो पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉपुलेशन यहाँ पर सेटल थी। साइट्स लाइक हड़प्पा बियर विटनेस टू इट्स एडवांस अर्बन प्लानिंग एंड सोफिस्टिकेटेड कल्चर। यानी जो हड़प्पा साइट्स है, यानी पहले जब पंजाब डिवाइड नहीं था और पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था, उस टाइम की यहाँ पर बात है कि हड़प्पा जैसी साइट यहाँ पर एक अर्बन प्लानिंग और सोफिस्टिकेटेड कल्चर का हमें यहाँ पर एविडेंस मिलता है। इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद इंडो आर्यंस माइग्रेशन हुआ, यानी यूरेशियन पार्ट से, यूरेशियन कॉन्टिनेंट से आर्यंस जो थे वो माइग्रेट करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए थे और जो सप्त सिंधु रीजन था हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वहां पर वो सेटल्ड हुए थे। तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ तो इंडो आर्यंस ट्राइब्स जो थे वो माइग्रेट हुए इस रीजन के अंदर, जो कि करीबन 1500 से 500 BC का पीरियड था। ऋग्वेदा, द ओल्डेस्ट बुक इन द ह्यूमन हिस्ट्री, इज बिलीव्ड टू हैव बीन कंपोज्ड इन पंजाब। दे नॉन एज सप्त सिंधु यानी लैंड ऑफ 7 रिवर्स कहा जाता है, और वहीं वैदिक सोसाइटी भी सेटल हुई थी। जैसा मैंने बताया कि जो आर्यंस है वो माइग्रेट करके इस सप्त सिंधु रीजन वाले एरिया में यहाँ पर सेटल्ड हुए, और ऐसा कहा जाता है कि जो ऋग्वेदा है, जो कि ओल्डेस्ट बुक है ह्यूमन हिस्ट्री की, वो पंजाब के अंदर यानी जो सप्त सिंधु वाला रीजन है, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, वहां पर कंपोज किया गया है। तो आपको एक मतलब एक लाइन बाय लाइन आपको याद रखना है कि सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन आई, इसके बाद इंडो आर्यंस माइग्रेशन हुआ, तो जो आर्यंस थे वो यहाँ पर सेटल्ड हुए। इसके बाद में अलेक्जेंडर का इन्वेंशन हुआ, जो कि लगभग 4th सेंचुरी BC के टाइम पे हुआ था। अलेक्जेंडर ने 4th सेंचुरी के अंदर इस पर्टिकुलर पार्ट में इन्वेंशन किया था, जिसकी वजह से ये जो रीजन है वो काफी इम्पैक्टेड हुआ था अलेक्जेंडर के इन्वेंशन से, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड था। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आर्यंस आए और आर्यंस के बाद अलेक्जेंडर का इन्वेंशन हुआ, और इसके बाद कौन आए, मौर्यन एम्पायर का यहाँ पर रूल शुरू हुआ था, जो कि लगभग 320 C से 180 BC पीरियड का टाइम था। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्यन एम्पायर के राजा थे, विद द एड ऑफ पंजाबी रिपब्लिक्स एस्टैब्लिश द वास्ट मौर्यन एम्पायर। यानी उस टाइम पे इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर छोटे छोटे क्या थे,
राज्य थे, यानी राजा थे, महाराजा थे, छोटे छोटे जो एम्पायर्स होते हैं, तो उन सभी के साथ मिलकर मौर्यन साम्राज्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बड़ा साम्राज्य यहाँ पर इस्टेब्लिश किया, जो कि एक वास्ट मौर्यन एम्पायर को एस्टैब्लिश करता है पंजाब के अंदर। तो अलेक्जेंडर इन्वेंशन के बाद मौर्यन एम्पायर और उसके बाद हनिक इन्वेंशन हुआ था 5th से 6th सेंचुरी BC। अब देखिए यहाँ पर काफी हमारे इंडिया के आउटसाइड के इन्वेंशन जैसे कि अलेक्जेंडर का और हनिक इन्वेंशन, क्यों? क्योंकि जो पंजाब जो रीजन था वो इंडिया का नॉर्दर्न और वेस्टर्न जैसे एक बॉर्डर रीजन पर लोकेटेड है, हम सभी जानते हैं, इसी वजह से यहाँ पर इन्वेंशन काफी ज्यादा हुए हैं। तो पंजाब फेस डिवास्टेटिंग यूनिक इन्वेंशन बट द वर्धना डायनेस्टी इमर्ज टू रूल ओवर नॉर्दर्न इंडिया। लेकिन जो हनिक्स थे उनका यहाँ पर एक डेवास्टेटिंग यहाँ पर इन्वेंशन तो हुआ, लेकिन जो वर्धना डायनेस्टी थी वहां की, उन्होंने ही नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या किया था, रूल किया था। इसके बाद हनिक इन्वेंशन के बाद, उनके डेवास्टेटिंग इन्वेंशन के बाद हिंदू शाहीज यहाँ पर रूल करते हैं 8th सेंचुरी से 11th सेंचुरी CE थे। द हिंदू शाहीज रोज टू द प्रोमिनेंस नॉन फॉर देयर रेसिस्टेंस अगेन पर्शियनेट एंड शमीद एम्पायर्स, यानी जो दो एम्पायर्स थे पर्शियनेट और शमीद एम्पायर, उसके ये अगेंस्ट थे और हिंदू शाहीज ने यहाँ पर 8th 11th सेंचुरी CE में क्या किया था, रूल किया था। तो आपको एक सीरीज में आपको याद रखना है कि पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बाद यहाँ पर आर्यंस का इन्वेंशन हुआ, फिर अलेक्जेंडर का, फिर मौर्यंस आए, फिर हनिक्स आए, फिर हिंदू शाहीज आए और इसके बाद मिडाइवल पीरियड जो है वो शुरू होता है, जो कि 500 CE से 1526 CE का पीरियड है। मिडाइवल पीरियड में सबसे पहले तुर्क रूल हुआ और दिल्ली सल्तनत का रूल हुआ। इस्लाम बिगन टू टेक होल्ड इन द वेस्टर्न पंजाब अंडर गजनाविद रूल, यानी जो गाजनीविद रूल यहाँ पर शुरू हुआ था, इसके अंदर इस्लाम जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था। फॉलो बाय द दिल्ली सल्तनत, और गाजनीविद रूल के बाद यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का रूल जो है वो स्टार्ट हुआ वेस्टर्न पंजाब के अंदर, जिसमें काफी डायनेस्टीज थी जैसे कि तुगलक्स और शाहिद्स ने पंजाब के अंदर रूल किया। तुर्क्स रूल के बाद और दिल्ली सल्तनत के बाद यहाँ पर लंघा सुल्तान जो है 15th सेंचुरी के अंदर राइज हुए, जो कि साउथ के पंजाब में यहाँ पर उन्होंने रूल किया। और इसके बाद सिखिज्म यहाँ पर क्या हुआ, फाउंड हुआ, जो कि 15th सेंचुरी के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था। अ पिवोटल मूवमेंट वाज बर्थ ऑफ सिखिज्म इन 1469 विद गुरु नानक देव जी, यानी जो गुरु नानक देव जी हैं उन्होंने 1469 के अंदर सिखिज्म का क्या किया था, शुरुआत की थी एक मूवमेंट से। और हिज टीचिंग ऑफ इक्वलिटी यानी समानता, जस्टिस और डिवोशन लेड द फाउंडेशन फॉर अ न्यू रिलीजियस एंड कल्चरल मूवमेंट। और उन्हीं जो गुरु नानक की जो टीचिंग थी इक्वलिटी, जस्टिस और डिवोशन के आधार पर एक नया रिलीजियस और एक कल्चरल मूवमेंट जो है पंजाब के अंदर शुरू हुआ। एंड सब्सिक्वेंट 6 गुरुज लाइक गुरु अर्चना देव जी, कंपाइलर ऑफ आदि ग्रंथ, उन्होंने आदि ग्रंथ लिखा था, और गुरु गोविंद सिंह जी जो कि खालसा के फाउंडर रहे हैं, उन्होंने सिख और सिखिज्म की हिस्ट्री और आइडेंटिटी को और ज्यादा क्या किया था, डेवलप्ड किया था। तो मिडाइवल पीरियड के अंदर तुर्क्स आए, दिल्ली सल्तनत आई, इसके बाद लंघा सुल्तान ने यहाँ पर साउथ पंजाब में रूल किया, और इसके बाद सिखिज्म का जो है एक एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर शुरू हुआ था, जो कि गुरु नानक देव जी के द्वारा किया गया। और इसके बाद जो 10th यानी जो 10 गुरु और गुरु नानक के बाद जो आए, उन्होंने सिखिज्म को और ज्यादा क्या किया, डेवलप्ड किया पंजाब के अंदर। इसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 1526 CE से लगाकर आज प्रेजेंट की बात है, यानी कैसे पंजाब एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना। तो सबसे पहले मॉडर्न पीरियड के अंदर मुगल एम्पायर्स जो है वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने रूल किया था 1526 से लगाकर 1761 CE का ये पीरियड है जब मुगल्स यहाँ पर आए थे, और मुगल्स का यहाँ पर रूल था, और सिख्स जो है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ रहे थे। मुगल एम्पायर्स के बाद यहाँ पर सिख एम्पायर फाउंड हुआ 1799 से 1849 CE वाला जो ये पीरियड था उस टाइम पे, और उनके लीडरशिप के अंडर, यानी जो महाराजा रंजीत सिंह थे, जिसे लॉयन ऑफ पंजाब कहा जाता है, उनके लीडरशिप में जो सिख जो है एक पावरफुल एम्पायर की तरह पंजाब के अंदर एस्टैब्लिश हुआ, इन कंपोजिंग नॉट जस्ट द प्रेजेंट डे पंजाब बट ऑल्सो पार्ट ऑफ
कश्मीर, मुल्तान एंड पेशवार। यानी आज जो हम पंजाब देखते हैं वहीं पर सिर्फ सिख एम्पायर का राज नहीं था, लेकिन कश्मीर, मुल्तान और पेशवार रीजन जो था उस समय का, उस टाइम पे भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था सिख एम्पायर का। तो रंजीत सिंह जो थे उनके लीडरशिप के अंदर सिख जो है और ज्यादा पावरफुल एम्पायर यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ, और इस पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है पंजाब रीजन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिखिज्म बना, इसके बाद काफी ज्यादा चेंजेस हुए पंजाब के अंदर, इसी वजह से इसे गोल्डन एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है। किसे? सिख एम्पायर को, जो 1799 से 1849 सी का पीरियड था। सिख एम्पायर के बाद यहाँ पर ब्रिटिश आते हैं पंजाब के अंदर 1849 से 1947 सी में। सो आफ्टर 2 एंग्लो सिख वॉर्स, यहाँ पर 2 एंग्लो सिख वॉर्स हुए जो कि ब्रिटिश और पंजाब के बीच में हुए थे, और इसके बाद इन दोनों एंग्लो सिख वॉर में ब्रिटिश जो थे वो जीत गए और पंजाब को उन्होंने 1849 में अपने अधीन कर लिया, एंड मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ कॉलोनियल रूल्स। और यहाँ पर उनका रूल जो है, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो था वो यहाँ पर शुरू होता है, और ब्रिटिश जो है यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी हद तक चेंज करते हैं, यानी अपनी जो पॉलिसी है उसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद ब्रिटिश जो थे उन्होंने पंजाब की, जैसे हमने बात करी, तो 2 एंग्लो वॉर्स हुए और उन्होंने पंजाब को एनेक्स किया। आई थिंक ये रिपीट हो गया है, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इंडिया का पार्टीशन हुआ 1947 के अंदर। ये जो पार्टीशन था वो 1947 के अंदर तो हुआ, लेकिन यहाँ पर एक ट्रेजिक डिवीजन हुआ पंजाब का, यानी इंडिया का तो डिवीजन हुआ, इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट था वो 2 भाग में बट गया, इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन पंजाब जो है वो भी 2 पार्ट में बट चुका था, जो कि वेस्ट पंजाब था जो कि पाकिस्तान का पार्ट था, और ईस्ट पंजाब जो है वो इंडिया का पार्ट था, जो आज इंडिया में है, और जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं वो ईस्ट पंजाब है जो कि इंडिया के अंदर लोकेटेड है। एंड दिस इवेंट वाज मार्क्ड बाय द इमेंस वायलेंस एंड मास माइग्रेशन। और ये जो पार्टीशन हुआ 1947 में, तो ना सिर्फ पंजाब के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर काफी भगदड़ मच चुकी थी, वायलेंस हो रहे थे और माइग्रेशन काफी हुआ, जिसकी वजह से काफी चेंजेस जो हुए इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर हुए, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट था, इसी वजह से यहाँ पर काफी वायलेंस हुआ था। पंजाब और इंडिया के पार्टीशन के बाद यहाँ पर इंडिया जब अपने स्टेट को रीऑर्गेनाइज करा था, तो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ इंडिया, जो इंडिया का पंजाब था जो कि 1956 से 1966 का टाइम था। तो 1956 के अंदर क्या हुआ, इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब was enlarged, and in 1966 it was further reorganized on the linguistic lines। यानी पहले तो 1956 के अंदर पंजाब को इंडिया का स्टेट बनाया गया था, लेकिन 1966 के अंदर एक लिंग्विस्टिक लाइन, यानी पंजाबी बोलने वाले और हरियाणी हिंदी जो अलग अलग भाषा जो बोलते हैं उसके हिसाब से उसका क्रिएशन हुआ। तो लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ प्रीडोमिनेंटली हिंदी स्पीकिंग स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अ न्यू प्राइमरली पंजाबी स्पीकिंग स्टेट ऑफ पंजाब। यानी हरियाणा की अगर बात करें तो वहां पर हिंदी बोली जाती है, वहीं पंजाबी जो है वो पंजाब के अंदर बोली जाती है। और अब चंडीगढ़ जो थी वो दोनों की जॉइंट कैपिटल है, यानी हरियाणा और पंजाब की एक ही कैपिटल है, वो है चंडीगढ़। इसके बाद जब ये एक स्टेट बना 1966 के अंदर, तो इसके बाद इंसर्जेंसी यहाँ पर हुई थी 1980s में, यानी एक ऐसा पीरियड जहाँ पर काफ़ी वायलेंस हुआ और डिसऑर्डर्स हुए 1980s में, जो कि सब्सिडेड हुए 1990s के अंदर ख़त्म हो चुके थे। और इसके बाद हम पढ़ते हैं पंजाब की ज्योग्राफी और डेमोग्राफी। तो हमने ये जो पढ़ा वो इंडिया की हिस्ट्री थी, यानी हमने देखा कि किस तरीके से एक ऐसा स्टेट जो ऋग्वैदिक पीरियड से चला आ रहा है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से चला आ रहा है, और यहाँ पर 1966 के अंदर एक इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर वो क्या हुआ, फॉर्म हुआ। अब हम इसकी ज्योग्राफी और डेमोग्राफी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ये एरिया की अगर बात करें तो 15,362 किलोमीटर ये इतना बड़ा है, और 1.43% इंडिया की ज्योग्राफिकल एरिया ये क्या करता है, कवर करता है। कैपिटल की बात करें तो चंडीगढ़, एज आई सेड कि ये 2 स्टेट की कैपिटल है, हरियाणा और पंजाब की। पॉपुलेशन की बात करें यहाँ पर 31.80% मिलियन पॉपुलेशन है, जो कि 2025 के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। और प्रिंसिपल लैंग्वेज पंजाबी है, क्योंकि इस स्टेट का जो फॉर्मेशन है वो लैंग्वेज के आधार पे हुआ है, लिंग्विस्टिक लाइन के आधार पर
हुआ है। यहाँ पर मेजॉरिटी रिलीजियस जो है सिक्किम है और काफ़ी हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं और कुछ मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस और जैन्स भी यहाँ पर उनकी मेजॉरिटी रिलीजियस में आते हैं। इसके बाद इकोनॉमी की बात करें, यानी पंजाब की इकोनॉमी क्या है। हम सभी जानते हैं कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन है वो काफ़ी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितनी भी इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं वो फ्लो करती हैं और एल्यूवियल जो डिपोजिशन है वो होता है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, जिसकी वजह से फर्टाइल सॉइल की वजह से एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छी होती है। तो इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर उनका पावर हाउस है पंजाब के लिए। पंजाब को ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि काफ़ी फसल यहाँ पर उगाई जाती हैं और हाईली डेवलप्ड एग्रीकल्चर सेक्टर है। ऐसा नहीं है कि जो प्राइमरी जो टेक्नोलॉजीज होती थी उसके आधार पे ही एग्रीकल्चर हो रहा है, नहीं, ये हाईली डेवलप्ड एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं जहाँ पर जो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ लैंड जो है वो कल्टीवेशन के अंदर है, जैसे कि 83%, और हाई इरिगेशन की बात करें तो 97% इरिगेशन कवरेज इन एग्रीकल्चर का है। और ये इंडिया के सेंट्रल फूड ग्रेन के अंदर अराउंड 50% ऑफ वीट, यानी 50% आज इंडिया का जितना भी फूड ग्रेन है यानी वीट जो गेहूं है उसका 50% कहाँ से आता है? पंजाब से, और 40% जो चावल है वो पंजाब से आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं ये एग्रीकल्चर के अंदर, फूड के अंदर, ग्रेन्स के अंदर, और इसलिए इसे ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहा जाता है। इकोनॉमी साइज की बात करें तो पंजाब की इकोनॉमी जो है 16th लार्जेस्ट स्टेट है इकोनॉमी इंडिया के अंदर, और इसकी जीडीपी की अगर बात करें तो $110 बिलियन 2025-26 फिस्कल ईयर एस्टिमेट के अनुसार जो इनकी जीडीपी रेट है पंजाब की वो $110 बिलियन है। तो आप सोच सकते हैं कि इकोनॉमी की साइज भी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद हम यहाँ की की सेक्टर्स की बात करें तो वाइल एग्रीकल्चर रिमेन डोमिनेंट है। यहाँ पर हमने कहा कि प्राइमरी जो सोर्स है एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर है। 25% जीवीए यहाँ पर है और इकोनॉमी जो है ड्रीवन बाय स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइज जैसे कि एसएमईज एंड ग्रोइंग सर्विस सेक्टर भी यहाँ पर है 50%, और टूरिज्म, म्यूजिक, फिल्म, बैंकिंग से भी काफ़ी ज़्यादा जो दूसरे सेक्टर से भी इकोनॉमी है, लेकिन मेन और प्राइमरी की बात करें तो एग्रीकल्चर ही डोमिनेट करता है। चैलेंजेस क्या है? देखिए, एग्रीकल्चर सक्सेस यहाँ पर काफ़ी है, तो पंजाब जो है या फिर पंजाबी लोग जो है काफ़ी यहाँ पर चैलेंजेस फेस करते हैं, यानी ओवर रिलायंस ऑन द एग्रीकल्चर, स्लो द ग्रोथ इन सम सेक्टर जैसे कि फिस्कल डिफिसिट एंड स्किल गैप इन द वर्क फोर्स में भी काफ़ी यहाँ पर, मतलब जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पर होना चाहिए और काफ़ी डेवलपमेंट्स यहाँ पर जो है वो नहीं हो पाते क्योंकि लोग जो है काफ़ी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ की गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव की। तो पंजाब की जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये स्टेट है। एक गवर्नर जो होते हैं वो उसके हेड होते हैं और चीफ मिनिस्टर होते हैं और यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव है, और जिसमें असेंबली की अगर बात करें तो विधानसभा, और वहीं हाई कोर्ट की बात करें तो वो चंडीगढ़ के अंदर लोकेटेड है। साथ ही में ये शेयर किया जाता है हरियाणा से, यानी कैपिटल भी एक है और हाई कोर्ट भी दोनों स्टेट के लिए एक है। अब बात करते हैं यहाँ के कल्चर और ट्रेडिशन की। तो पंजाब का जो कल्चर है काफ़ी वाइब्रेंस है और स्पेशलिटी है और रिच है। आर्टिस्टिक हेरिटेज की अगर बात करें तो काफ़ी रिच है। कुछ फेस्टिवल्स की बात करें तो काफ़ी, वैसे तो फेस्टिवल्स यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं और बहुत जोरों शोरों से किए जाते हैं, जैसे कि बैसाखी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्किंग द हार्वेस्ट सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ खालसा, यानी बैसाखी जो है वो हार्वेस्ट सीजन यानी जब फसल की कटाई होती है तो बैसाखी एक फेस्टिवल जो है बनाया जाता है, और साथ ही में फॉर्मेशन ऑफ खालसा भी कहा जाता है बैसाखी को। और कुछ और पॉपुलर फेस्टिवल्स है जैसे कि लोरी हो गया, देन आफ्टर माघी हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ के फेस्टिवल्स हैं। म्यूजिक और डांस की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी एनर्जेटिक और एक्सपेंसिव हम देखते हैं, जैसे कि भांगड़ा हो गया जो कि एक लाइवली फोक डांस जो है मेंस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद गिद्धा एक परफॉर्मेंस वुमेन्स के द्वारा, तो ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज है। एंड पंजाबी म्यूजिक हैज़ आल्सो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस बॉलीवुड। आज हम देखते हैं काफ़ी पंजाबी म्यूजिक भी चल रहे हैं।
तो ये हमने म्यूजिक और डांस के बारे में पढ़ा। और अब हम यहाँ की ड्रेस के बारे में पढ़ते हैं, यानी किस तरह का यहाँ पर ड्रेस पहना जाता है। तो अटायर जो है बहुत ही कलरफुल और इंट्रिकेट होता है। आप अगर पंजाब में जाते हैं तो आपको कलर ही कलर दिखते हैं, क्योंकि वहाँ की जो ड्रेसेस हैं या फेस्टिवल से बहुत ही ज़्यादा लोग जो है इंटरेस्ट लेते हैं। तो जैसे वुमेन्स जो है वो सलवार कमीज पहनती हैं, और ऑफन जो फुलकारी यानी दुपट्टास होते हैं वो यहाँ पर ओढ़े जाते हैं, यानी दुपट्टे पे हैवी वर्क किया जाता है, एम्ब्रॉयडरी वर्क किया जाता है हैवी दुपट्टे पे। और मेन की बात करें तो यहाँ पर कुर्ता और पजामा पहना जाता है, और साथ ही में यहाँ पर पगड़ी भी पहनी जाती है जिसे टर्बन कहते हैं। साथ ही में कुछ डीप कल्चरल रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी, जैसे कि कड़ा पहना जाता है पंजाब में, और ये कुछ और भी हैं वो भी पहने जाते हैं। लेकिन यहाँ ड्रेसेस की बात करें तो स्ट्रिक्ट टू दैट। देन आफ्टर क्यूजिन्स की बात करें, यानी यहाँ का भोजन और पकवान की बात करें, तो यहाँ की जो डिशेस होती है वो काफ़ी फ्लेवर्स और हार्टली डिशेस, यानी आपको मतलब मज़ा आ जाए खाने में ऐसा। जैसे कि नान हो गया, कुलचा हो गया, पराठा हो गया, देन आफ्टर लस्सी जो कि बटर मिल्क काफ़ी फेमस है यहाँ की लस्सी, तो ये उनकी फेमस फूड है। तो आज हमने पंजाब के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा। आई होप आपको पंजाब आज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि एक ही लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा पंजाब के बारे में। मैं एक तरीके से कह सकती हूँ कि हमने पंजाब को बहुत ही ऐसे तरीके से पढ़ा कि एक जर्नी हो गई, एक हमारी एक यात्रा होगी। पंजाब को हमने जिस तरीके से देखा, यानी हिस्ट्री देखी, ज्योग्राफी देखी, ड्रेस, क्यूजन्स, फेस्टिवल्स, सारी चीज़ें देखी। आई होप आपके लिए सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, लेकिन हम क्योंकि इंडिया में रहते हैं और हमें हर स्टेट को बहुत ही पास से जानना चाहिए, क्योंकि एज अ सिटीज़न हमें पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में क्या कुछ है। तो आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा, और जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एक ही लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर पढ़ने को मिल गया। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही अदर स्टेट्स पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही में एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।